हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है और जब वह उद्देश्य समाज से जुड़ जाता है तब सभ्यता जन्म लेती है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक ऐसा समाज बनाया जा सके जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार काम करे, जहां लालच, अन्याय और अज्ञानता का कोई स्थान न हो, जहां राजा एक शासक नहीं बल्कि एक दार्शनिक हो। यही सपना देखा था प्लेटो ने, एक ऐसे यूनानी दार्शनिक ने जिसकी सोच ने आज से 2500 साल पहले ही एक आदर्श समाज का खाका खींच दिया था। उस दौर में यूनान यानी प्राचीन ग्रीस राजनीतिक उथल पुथल में था। एथेंस जैसे महान नगर राज्य में लोकतंत्र तो था, पर व्यवस्था खो गई थी। लोगों में स्वार्थ, धन और शक्ति की भूख बढ़ती जा रही थी। फैसले भावना से नहीं, भीड़ से लिए जाते थे और इसी भीड़ ने एक दिन प्लेटो के गुरु सुकरात सोक्रेटिस को जहर पीने पर मजबूर कर दिया। यह घटना प्लेटो के जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। उस दिन प्लेटो ने तय किया, अब सोच को बचाना है, अब न्याय को फिर से जन्म देना है। प्लेटो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक स्वप्नद्रष्टा थे जिन्होंने समाज को केवल जैसा है वैसा नहीं देखा, बल्कि जैसा होना चाहिए वैसा देखा। उन्होंने अपने मन में एक ऐसा आदर्श गणराज्य, आइडियल रिपब्लिक रचा जहां शासन बुद्धिमानों के हाथ में हो, जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान हो और जहां हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे। उनके विचारों ने आधुनिक राजनीति, दर्शन, शिक्षा और नैतिकता की नींव रखी। आज भी हर विचारक, हर शिक्षक, हर न्यायप्रिय नेता कहीं न कहीं प्लेटो की उस रिपब्लिक की ओर लौटना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच ऐसा समाज बन सकता है? क्या इंसान कभी इतना बुद्धिमान, इतना न्यायप्रिय, इतना निस्वार्थ हो सकता है? प्लेटो का उत्तर था हां, अगर आत्मा को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल बट द लाइटिंग ऑफ अ फायर। यानी शिक्षा वह दीपक है जो आत्मा में विवेक की लौ जलाती है। तो आइए आज हम इस महान यूनानी चिंतक की उस अमर रचना द रिपब्लिक के सफर पर चलते हैं, जहां एक सोच जन्म लेती है, एक समाज का सपना पलता है और जहां यह सवाल अब भी गूंजता है, क्या मनुष्य न्यायपूर्ण समाज बना सकता है अगर वह स्वयं न्यायपूर्ण नहीं है? यह है प्लेटो की कहानी, एक ऐसे दार्शनिक की जिसने सपनों को दर्शन बना दिया और दर्शन को समाज का आधार। आगे के भाग में जानेंगे कैसे प्लेटो का बचपन, उनके गुरु सुकरात की शिक्षाएं और एथेंस की राजनीतिक स्थिति ने उन्हें आदर्श समाज की खोज में प्रेरित किया। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जहां बुद्धि, आत्मा और समाज एक सूत्र में बंधते हैं? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्लेटो से। कहते हैं, हर महान विचारक के भीतर एक घायल आत्मा होती है और प्लेटो के भीतर वह घाव था अन्याय का। यूनान के महान नगर एथेंस में एक प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार में लगभग 427 ईसा पूर्व एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अरिस्टोकल्स। लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा प्लेटो के नाम से याद रखा। प्लेटो का परिवार राजनीति और शासन से जुड़ा हुआ था। उनके पिता एरिस्टॉन और माता पेरिक्थियोने दोनों उच्च वर्ग से थे। कहा जाता है कि उनकी वंशावली यूनान के प्रसिद्ध राजा सोलन से जुड़ी थी, जो स्वयं एक महान विधि निर्माता और दार्शनिक थे। इस कुलीन वंश में जन्म लेने के कारण प्लेटो को शिक्षा और विचारों का सर्वोत्तम वातावरण मिला। वे बचपन से ही तेज, चिंतनशील और गहराई में सोचने वाले थे। उनके शिक्षक उन्हें अक्सर कहते, यह बालक केवल प्रश्न पूछता नहीं, वह ब्रह्मांड में उत्तर खोजता है। कला, संगीत, कविता और शारीरिक प्रशिक्षण, इन सभी में प्लेटो को प्रशिक्षित किया गया। वे कवि भी थे, पहलवान भी और संगीतकार भी। यूनानी संस्कृति में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन था। कहा जाता है कि प्लेटो अपने शुरुआती वर्षों में कविताएं लिखा करते थे, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वह व्यक्ति थे सुकरात, सोक्रेटिस। सुकरात उस समय एथेंस के सबसे अनोखे और विवादास्पद दार्शनिक माने जाते थे। वे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाते थे,
बल्कि गलियों, बाजारों और चौक चौराहों पर जाकर लोगों से प्रश्न करते थे। न्याय क्या है? सत्य क्या है? सुख क्या है? उनकी शैली सरल थी, डायलॉग की। वे खुद को गुरु नहीं कहते थे, बल्कि सच्चे ज्ञान का खोजी कहते थे। प्लेटो, जो उस समय लगभग 20 वर्ष के थे, पहली बार जब सुकरात से मिले तो जैसे भीतर कोई अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा था, सुकरात की वाणी में मुझे वह स्पष्टता मिली जो अब तक मेरी कविताओं में नहीं थी। सुकरात ने प्लेटो को सिखाया कि ज्ञान का आरंभ प्रश्न से होता है और सत्य का अंत नहीं होता। उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि सच्चा संसार विचारों में बसता है, वस्तुओं में नहीं। यह विचार प्लेटो के मन में बीज बनकर बैठ गया। बाद में इसी से जन्म लिया उनके प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ने। लेकिन प्लेटो का जीवन हमेशा इतना शांत नहीं रहा। वे जिस एथेंस में रहते थे वहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी तो थीं, पर न्याय और विवेक की परिभाषा खो चुकी थी। लोग तर्क से ज्यादा भावना से निर्णय लेते थे। भीड़ का मन ही सत्य बन जाता था, और इसी भीड़ ने बिना अपराध के सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया। प्लेटो के जीवन का यह क्षण उनके दर्शन का सबसे गहरा मोड़ था। उन्होंने देखा कि एक निर्दोष, सत्यप्रिय व्यक्ति जिसने जीवन भर लोगों को सोचने की कला सिखाई, उसी को युवा पीढ़ी को भटकाने का दोष देकर जहर पीने को मजबूर किया गया। प्लेटो ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। उन्होंने लिखा, जब न्याय को अन्याय निगल जाए तब दर्शन जन्म लेता है। उस दिन से उन्होंने तय किया कि वे अब राजनीति में नहीं, विचारों के माध्यम से समाज को सुधारेंगे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस छोड़कर निकल पड़े। वे वर्षों तक यूनान और मिस्र की यात्राएं करते रहे। उन्होंने मिस्र में गणित और ज्यामिति का अध्ययन किया, इटली में पाइथागोरस के अनुयायियों से मिला और सीखा कि संसार को समझने के लिए केवल अनुभव नहीं, बल्कि तर्क, अनुशासन और नैतिकता की आवश्यकता होती है। इन यात्राओं ने प्लेटो के विचारों को गहराई दी। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान केवल सूचना नहीं, बल्कि आत्मा का परिवर्तन है। लगभग 12 वर्षों की यात्राओं के बाद जब प्लेटो एथेंस लौटे तो उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है, एकादमी ऑफ एथेंस। यहीं से पश्चिमी शिक्षा और दर्शन की नई परंपरा की शुरुआत हुई। यह वह जगह थी जहां विद्यार्थी प्रश्न पूछना सीखते थे, जहां संवाद के माध्यम से सत्य की खोज की जाती थी। और यहीं प्लेटो ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य शुरू किया, एक ऐसी रचना लिखने का जो आने वाले हजारों वर्षों तक राजनीति, नैतिकता और समाज शास्त्र की नींव बन जाएगी। उस ग्रंथ का नाम था द रिपब्लिक, गणराज्य। प्लेटो का जीवन अब एक मिशन बन चुका था, अन्याय के विरुद्ध विचार की क्रांति लाना। वे मानते थे, अगर समाज को बदलना है तो पहले मनुष्य के विचारों को बदलना होगा। उनका मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि आत्मा को सत्य की दिशा में मोड़ना है। और इसी विचार से उत्पन्न हुआ प्लेटो का आदर्श समाज का सिद्धांत। आगे के भाग में हम जानेंगे वह टर्निंग पॉइंट जहां प्लेटो ने द रिपब्लिक में अपने जीवन का सबसे गहरा प्रश्न उठाया, न्याय क्या है, और कैसे इस एक प्रश्न ने उन्हें आइडियल सोसाइटी की परिकल्पना तक पहुंचा दिया। 4. न्याय क्या है? यह एक साधारण सा प्रश्न लगता है, पर प्लेटो ने इसे अपनी आत्मा का केंद्र बना लिया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो की आंखों में एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो व्यवस्था को, समाज को और मनुष्य की सोच को नए सिरे से समझना चाहती थी। उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि एथेंस का लोकतंत्र केवल भीड़ का शासन बन चुका था, जहां भावनाएं निर्णय करती थीं और तर्क को अनसुना कर दिया जाता था। उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसा समाज नहीं हो सकता जहां न्याय, विवेक और ज्ञान सर्वोच्च हों? और इसी प्रश्न ने जन्म दिया द रिपब्लिक, गणराज्य, एक ऐसी पुस्तक जिसने पश्चिमी दर्शन की दिशा ही बदल दी। द रिपब्लिक एक साधारण ग्रंथ नहीं था, यह एक संवाद था प्लेटो और उनके गुरु सुकरात के बीच। इसमें वे समाज, राजनीति, शिक्षा और नैतिकता पर गहन चर्चा करते हैं। प्लेटो इस ग्रंथ में कहते हैं,
एक समाज तभी न्यायपूर्ण हो सकता है जब हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य करे। यह उनका मुख्य सिद्धांत था। जस्टिस इज हार्मनी, यानी न्याय कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा। 1. श्रमिक वर्ग, प्रोड्यूसर्स, जो वस्तुएं बनाते हैं, काम करते हैं, समाज को जीवन देते हैं। 2. रक्षक वर्ग, गार्डियंस, जो समाज की रक्षा करते हैं, सैनिक और योद्धा हैं। 3. शासक वर्ग, रूलर्स, जो सबसे बुद्धिमान हैं, जो निर्णय लेते हैं और जिन्हें प्लेटो ने कहा दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग। प्लेटो का कहना था, जब शासक वही बने जो वास्तव में सत्य को जानते हैं, तब समाज में न्याय की स्थापना होती है। उन्होंने यह अद्भुत विचार रखा कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि केवल वही व्यक्ति शासन के योग्य है जो सत्ता को नहीं बल्कि सत्य को सर्वोच्च मानता है। उन्होंने कहा, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं होंगे, तब तक संसार से बुराई समाप्त नहीं होगी। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था। जहां सत्ता वंश और धन से मिलती थी, वहां प्लेटो ने कहा, सत्ता बुद्धि और नैतिकता से मिलनी चाहिए। प्लेटो की नजर में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। उनका मानना था कि शिक्षा आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। इसी विचार को उन्होंने एक प्रसिद्ध रूपक एलेगोरी में समझाया, गुफा का रूपक, एलेगोरी ऑफ द केव। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए, कुछ लोग जन्म से एक अंधेरी गुफा में कैद हैं। वे केवल दीवार पर पड़ने वाली छायाएं देखते हैं और सोचते हैं कि वही वास्तविकता है। लेकिन जब उनमें से कोई एक व्यक्ति बाहर निकलता है, तो पहली बार वह सूरज की रोशनी, वास्तविक वस्तुएं और सच्चा संसार देखता है। फिर जब वह लौटकर दूसरों को यह बताने जाता है, तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे झूठा कहते हैं और स्वीकार नहीं करते। प्लेटो कहते हैं, यह गुफा हमारी अज्ञानता है। जो व्यक्ति ज्ञान की रोशनी तक पहुंचता है, वही सच्चा दार्शनिक है। यहीं से प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, रूपों का सिद्धांत, जन्म लेती है। उनके अनुसार यह भौतिक संसार केवल छाया है, असली सत्य विचारों या रूपों की दुनिया में है। जैसे न्याय, सौंदर्य, भलाई, ये सब अपने शुद्धतम रूप में केवल विचारों में अस्तित्व रखते हैं। मनुष्य जब सोचता है, समझता है, तब वह धीरे धीरे इन शुद्ध रूपों की ओर बढ़ता है। और यही है शिक्षा का उद्देश्य, आत्मा को झूठ से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। प्लेटो का यह दर्शन केवल बौद्धिक नहीं था, बल्कि अत्यंत नैतिक और आध्यात्मिक भी था। वे कहते हैं, मनुष्य के भीतर 3 शक्तियां हैं, बुद्धि, साहस और इच्छा। जब बुद्धि शासन करती है, तब व्यक्ति न्यायपूर्ण बनता है, और जब हर व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है, तब समाज न्यायपूर्ण बन जाता है। यही था उनका आदर्श समाज का सिद्धांत, भीतर की व्यवस्था से बाहर की व्यवस्था। लेकिन प्लेटो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, स्त्रियां और पुरुष समान रूप से शासन करने के योग्य हैं, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यह विचार भी उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील था। उन्होंने शिक्षा में समानता की बात की और कहा, हर आत्मा को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। प्लेटो का आइडियल स्टेट केवल शासन का ढांचा नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रयोग था। वह मनुष्य के भीतर की अच्छाई को सामाजिक संरचना में ढालने की कोशिश थी। उनकी दृष्टि में फिलोसोफर किंग वह होता है जो सत्ता को नहीं, सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाता है, जो भलाई को सर्वोच्च लक्ष्य मानता है और जो जानता है ज्ञान के बिना शक्ति अंधी है और शक्ति के बिना ज्ञान अधूरा। इस तरह प्लेटो ने दर्शन और राजनीति को एक कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श समाज कानूनों से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुशासन से बनता है। उनके इस विचार ने आने वाली सदियों के विचारकों को प्रभावित किया। अरस्तु, सिसेरो, यहां तक कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक भी प्लेटो की रिपब्लिक को सभ्यता की पहली वैचारिक रूपरेखा मानते हैं। आगे के भाग में हम जानेंगे प्लेटो की प्रमुख कृतियां कौन सी थीं, उन्होंने दी रिपब्लिक के अलावा किन विषयों पर लिखा और उनके विचारों ने शिक्षा, नैतिकता और शासन के कौन से नए आयाम खोले। प्लेटो का जीवन केवल चिंतन में नहीं, रचना में भी बहा था।
वे केवल एक विचारक नहीं थे, वे एक निर्माता थे जिन्होंने विचारों की उस दुनिया का निर्माण किया जो आज भी दर्शन, शिक्षा और राजनीति की नींव बनी हुई है। उनकी कृतियां केवल किताबें नहीं, बल्कि संवादों, डायलॉग्स के रूप में लिखे गए जीवित विचार हैं। हर संवाद में प्लेटो एक प्रश्न उठाते हैं और उत्तर खोजते हैं, कभी तर्क से, कभी अंतःकरण से। 1. द रिपब्लिक, न्याय, समाज और शिक्षा की परिभाषा सबसे पहले आती है उनकी अमर कृति द रिपब्लिक, गणराज्य। यह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का नक्शा है। इस पुस्तक में प्लेटो ने न केवल एक आदर्श राज्य की कल्पना की, बल्कि यह भी बताया कि उस राज्य का नागरिक कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक व्यक्ति भीतर से न्यायपूर्ण नहीं होगा, बाहर का समाज कभी न्यायपूर्ण नहीं बन सकता। इस ग्रंथ में 9 अध्याय हैं, जहां सुकरात और उनके शिष्यों के बीच गहन संवाद होते हैं। प्लेटो बताते हैं, न्याय क्या है, समाज के वर्गों का विभाजन क्यों जरूरी है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है। उन्होंने शिक्षा को आत्मा की यात्रा बताया, एक यात्रा जो अंधेरी गुफा से सूर्य के प्रकाश तक जाती है। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचा दे। 2. सिंपोजियम, प्रेम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लव। द रिपब्लिक जहां राजनीति और न्याय की बात करता है, वहीं सिंपोजियम प्रेम की बात करता है, पर वह प्रेम जो केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। यह ग्रंथ एक भोज के दृश्य से शुरू होता है, जहां कई विद्वान प्रेम के अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो बताते हैं कि प्रेम 2 आत्माओं के बीच एक आध्यात्मिक पुल है जो हमें सुंदरता और सत्य की ओर ले जाता है। उनका कहना था, सच्चा प्रेम वह है जो शरीर से नहीं, विचार से जुड़ा हो। यही कारण है कि प्लेटो के इस विचार को प्लेटोनिक लव कहा गया, एक ऐसा प्रेम जो भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। 3. अपॉलॉजी, सुकरात की रक्षा में लिखा गया संवाद दी अपॉलॉजी प्लेटो की सबसे भावनात्मक कृति है। यह वह क्षण है जब वे अपने गुरु सुकरात की मृत्यु को शब्दों में ढालते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने सुकरात के उस मुकदमे का वर्णन किया है जिसमें उन्हें युवा पीढ़ी को भटकाने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। लेकिन प्लेटो ने दिखाया कि सुकरात का अपराध नहीं, उनकी सच्चाई बोलने की हिम्मत थी। उन्होंने लिखा, सुकरात ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु केवल आत्मा का नया अध्याय है। यह ग्रंथ केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मबल की कविता है। इसने प्लेटो को यह विश्वास दिया कि विचार कभी मरते नहीं। 4. फेडो, आत्मा की अमृता पर दर्शन। द फेदो में प्लेटो ने उस विषय को छुआ जिसने हर सभ्यता को प्रश्नों में उलझाया है, क्या आत्मा अमर है? यह संवाद भी सुकरात के अंतिम क्षणों पर आधारित है। सुकरात अपने शिष्यों से कहते हैं, शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं, वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। प्लेटो ने आत्मा की तुलना संगीत से की, जो वाद्ययंत्र टूट जाने पर भी हवा में गूंजती रहती है। इस ग्रंथ ने पश्चिमी जगत में आत्मा और मृत्यु के विषय को नया रूप दिया। आज भी धर्म, मनोविज्ञान और दर्शन के कई सिद्धांत इसी विचार से निकले हैं। 5. लॉज, शासन और नैतिकता की अंतिम रचना। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्लेटो ने लिखा, द लॉज, कानून। यह द रिपब्लिक का परिपक्व संस्करण कहा जा सकता है। जहां रिपब्लिक आदर्श की बात करता है, वहीं लॉज वास्तविकता को समझता है। यहां प्लेटो कहते हैं, अगर दार्शनिक राजा संभव नहीं तो कानून को ही बुद्धिमान बनाना होगा। उन्होंने समाज में शिक्षा, संगीत, नैतिकता और अनुशासन को कानून का हिस्सा बताया। उनका मानना था कि कानून केवल दंड नहीं, बल्कि चरित्र का शिक्षक होना चाहिए। 6. एकादमी ऑफ एथेंस, शिक्षा की क्रांति। प्लेटो का सबसे बड़ा योगदान शायद उनकी एकेडमी थी। यह दुनिया का पहला ऐसा संस्थान था जहां ज्ञान को मुक्त रूप से साझा किया जाता था, जहां हर विचार को प्रश्नों के माध्यम से परखा जाता था। इस अकादमी के द्वार पर लिखा था, जो गणित नहीं जानता वह भीतर न आए, क्योंकि प्लेटो मानते थे कि गणित केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि तर्क और सत्य के स्वरूप का विज्ञान है। यहीं से पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी,
जहां सीखना केवल याद करना नहीं बल्कि सोचना बन गया। 7. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, अस्तित्व का मूल सत्य। प्लेटो के पूरे दर्शन की जड़ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। उन्होंने कहा, यह संसार एक छाया है। सच्चा संसार उन रूपों का है जो शाश्वत हैं। जैसे एक सुंदर फूल मुरझा सकता है, पर सौंदर्य का विचार अमर रहता है, वह कभी नहीं मरता। इसीलिए प्लेटो ने कहा, मनुष्य को भौतिक नहीं, आध्यात्मिक वास्तविकता की ओर बढ़ना चाहिए। उनकी यह सोच बाद में ईसाई धर्म, बौद्ध दर्शन और आधुनिक आदर्शवाद पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। प्लेटो का हर विचार आत्मा से निकला था। उनकी हर रचना एक प्रश्न बनकर पाठक के मन में गूंजती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि दर्शन केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली में होना चाहिए। आगे के भाग में हम जानेंगे कैसे प्लेटो को उनके विचारों के लिए आलोचनाओं, असफलताओं और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा। कैसे उनके आदर्शों को वास्तविक राजनीति में अस्वीकार किया गया और कैसे एक दार्शनिक का सपना समाज के विरोध के सामने डगमगाया, फिर भी अमर हो गया। जो आदर्श की बात करता है उसे अक्सर यथार्थ का ताना सुनना पड़ता है। प्लेटो का जीवन भी इस वाक्य का प्रतीक था। उनकी सोच, उनकी दृष्टि और उनका दर्शन उनके युग से बहुत आगे था। इतना आगे कि उनके समकालीन लोग उसे समझ ही नहीं पाए। प्लेटो ने द रिपब्लिक में जो आदर्श समाज रचा था, वह केवल एक कल्पना नहीं थी, वह एक पुकार थी, एक उम्मीद थी कि मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठे। पर जब उन्होंने इस विचार को व्यवहार में लाने की कोशिश की, तो वास्तविकता ने उन्हें कठोरता से झकझोर दिया। सिसिली का अनुभव, फिलोसोफर किंग का असफल प्रयोग। प्लेटो का सपना था एक ऐसा राजा जो दार्शनिक हो, जो शक्ति से नहीं बुद्धि से शासन करे। उन्होंने सोचा कि शायद उनका यह आदर्श साकार हो सके अगर कोई राजा वास्तव में दर्शन को अपनाए, और यही सोच उन्हें ले गई सिसिली के द्वीप पर। वहां एक युवा राजा था, डायोनिसियस द्वितीय, डायोनिसियस अनचिन। प्लेटो को उम्मीद थी कि वे उसे शिक्षा देकर एक फिलोसोफर किंग बना देंगे, लेकिन सत्ता का नशा ज्ञान की प्यास को नहीं समझता। राजा को प्लेटो के विचार कठिन और अप्रिय लगे। उसने उन्हें एक खतरा मान लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्लेटो को वहां गुलामी में बेच दिया गया। हां, वही प्लेटो जिसने न्याय और आत्मा की स्वतंत्रता पर ग्रंथ लिखे, उसे एक व्यापारी की तरह बाजार में बेचा गया। कहा जाता है कि एक उनके शिष्य ने बड़ी मुश्किल से उन्हें खरीदकर मुक्त कराया। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे कड़वा अध्याय बना। लेकिन प्लेटो ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर राजा दार्शनिक नहीं बन सकता तो दार्शनिक को ही समाज का शिक्षक बनना होगा। वे एथेंस लौटे और अपनी एकेडमी में फिर से शिक्षण शुरू किया। उनके छात्र अब केवल विचार नहीं, जीवन का अर्थ सीखते थे। प्लेटो के विचार जितने महान थे, उतने ही विवादास्पद भी। उनका 3 वर्गों वाला समाज, शासक, रक्षक और श्रमिक, कई लोगों को असमानता का प्रतीक लगा। आलोचकों ने कहा, यह तो समाज को बांटने का सिद्धांत है, जोड़ने का नहीं। प्लेटो ने उत्तर दिया, मैं विभाजन नहीं, संतुलन की बात करता हूं। हर व्यक्ति को वही करना चाहिए जिसके लिए वह जन्मा है। लेकिन फिर भी उनके विचार को एलिटिस्ट कहा गया, यानी एक ऐसा समाज जहां केवल कुछ ही लोगों के पास सत्ता हो। प्लेटो के शिष्य अरस्तु, एरिस्टोटल, जो आगे चलकर स्वयं महान दार्शनिक बने, उन्होंने भी प्लेटो के आदर्श समाज से असहमति जताई। अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने जो समाज रचा है वह वास्तविक नहीं है। मनुष्य भावना और तर्क दोनों से चलता है। आदर्श राज्य बनाना सुंदर है, पर उसे चलाना असंभव है। यह मतभेद केवल विचारों का नहीं, बल्कि 2 युगों का टकराव था, एक आदर्शवाद का और दूसरा यथार्थवाद का। एथेंस के नागरिक प्लेटो के विचारों को खतरा मानने लगे, क्योंकि उनका दर्शन समाज के स्थापित ढांचों को चुनौती देता था। उन्होंने कहा, राजा को ज्ञान चाहिए, न कि वंश। स्त्रियों को भी शासन का अधिकार है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का उत्थान होना चाहिए, धन का नहीं। इन विचारों ने प्राचीन यूनान की रूढ़ियों को हिला दिया। लोगों ने उन्हें असामान्य, अव्यावहारिक, यहां तक कि खतरनाक भी कहा। लेकिन प्लेटो ने उत्तर दिया,
अगर सत्य असुविधाजनक है तो भी उसे कहना मेरा कर्तव्य है। बौद्धिक स्तर पर जितना तेज उनका मन था, भावनात्मक रूप से प्लेटो एक अकेला व्यक्ति थे। वे अपने युग से संवाद कर रहे थे, पर जैसे वह युग उन्हें सुन नहीं पा रहा था। उनकी रचनाएं एक एक कर जन्म लेती रहीं, पर उनके जीवित रहते उन्हें वह मान्यता नहीं मिली जो आने वाली सदियों में उन्हें मिली। उनकी आत्मा बेचैन थी। वे चाहते थे कि लोग सोचें, समझें, सवाल करें, पर लोग केवल सत्ता और सुख में उलझे थे। उन्होंने एक बार लिखा, सच्चा शिक्षक वही है जो जानता है कि वह अपने समय से आगे है और फिर भी शिक्षा देना नहीं छोड़ता। और यही प्लेटो की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे हारते हुए भी सिखाते रहे, क्योंकि उनके लिए जीत का मतलब था विचारों का जीवित रहना। उन्होंने जाना कि राज्य असफल हो सकता है, राजा बदल सकते हैं, पर विचार अमर रहते हैं। प्लेटो का जीवन एक दार्शनिक की त्रासदी था जो समाज को सुधारना चाहता था, पर समाज सुधार से डरता था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि आदर्श और यथार्थ के बीच की दूरी असीम है, पर उन्होंने यह भी कहा, अगर हम आदर्श तक नहीं पहुंच सकते तो भी उसकी दिशा में चलना ही मनुष्य का धर्म है। उनकी यह जिद, यह निरंतरता, यही उन्हें अमर बनाती है। वे यह जानते थे कि उनके विचारों को आज ठुकराया जा रहा है, पर आने वाले युगों में वही विचार सभ्यता की रीढ़ बनेंगे, और सच में ऐसा ही हुआ। आगे के भाग में हम देखेंगे कैसे प्लेटो की मृत्यु के बाद भी उनके विचार जीवित रहे, कैसे उन्होंने पश्चिमी दर्शन, शिक्षा और राजनीति को आकार दिया, और कैसे आइडियल रिपब्लिक आज भी एक सपना नहीं बल्कि दिशा बन चुकी है। कभी कभी किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, पर उसके विचार एक नए युग का आरंभ बन जाते हैं। प्लेटो का जीवन ऐसा ही था। वे 5वीं सदी ईसा पूर्व में जन्मे, पर उनका प्रभाव 21वीं सदी तक गूंजता है। उनकी एकेडमी ऑफ एथेंस अब पत्थरों में नहीं, बल्कि हर उस विचार में जीवित है जो ज्ञान को पवित्र मानता है। प्लेटो की मृत्यु लगभग 347 ईसा पूर्व में हुई, पर उनके विचारों ने आने वाले 2000 साल की पश्चिमी सभ्यता को दिशा दी। उनकी द रिपब्लिक ने यह सिखाया कि शासन केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि नैतिकता की परीक्षा है। यूनान से लेकर रोम तक राजनीति और कानून के हर सिद्धांत में कहीं न कहीं प्लेटो का प्रभाव दिखता है। सिसरो, सेंट ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास, यहां तक कि आधुनिक दार्शनिक डेस्कार्टिस और कांट, सभी ने किसी न किसी रूप में प्लेटो को अपना गुरु माना। प्लेटो का सबसे बड़ा उपहार था शिक्षा का दर्शन। उन्होंने कहा, शिक्षा आत्मा को मुक्त करती है, वह अज्ञान की बेड़ियां तोड़ती है। उनकी एकेडमी केवल एक संस्था नहीं थी, वह ज्ञान का मंदिर थी, जहां हर व्यक्ति से केवल एक ही अपेक्षा थी। सोचो, उन्होंने सिखाया कि शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना है। उनका यह दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आत्मा बना। आज लिबरल आर्ट्स, फिलॉसफी, एथिक्स जैसी शिक्षा शाखाएं उसी विचार की संतानें हैं। द रिपब्लिक ने राजनीति को एक नया आयाम दिया। पहली बार किसी दार्शनिक ने कहा कि राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो के फिलोसोफर किंग का विचार आज के लोकतांत्रिक नेताओं के लिए एक नैतिक दर्पण बन गया। उन्होंने बताया कि राजा का कर्तव्य शासन करना नहीं, सेवा करना है। उनका यह विचार इतना गहरा था कि मैकियावेली से लेकर गांधी तक हर नेता ने कभी न कभी प्लेटो से प्रेरणा ली। गांधी जी का रामराज्य और प्लेटो का रिपब्लिक दोनों ही इस विचार पर आधारित थे कि शासन तभी न्यायपूर्ण हो सकता है जब शासक आत्मा से निर्मल हो। प्लेटो के दर्शन ने केवल राजनीति नहीं, बल्कि विज्ञान और तर्कशास्त्र को भी प्रभावित किया। उन्होंने ज्ञान को दो भागों में बांटा, एम्पिरिकल और रैशनल। उन्होंने कहा, जो आंखों से दिखता है वह अस्थायी है, जो मन से समझा जाता है वही सत्य है। यह विचार बाद में वैज्ञानिक पद्धति की नींव बना। डेस्कार्टिस, न्यूटन और यहां तक कि आइंस्टाइन तक प्लेटो की इस सोच के आड़ी रहे कि सत्य को पाने के लिए अनुभव और विचार दोनों की आवश्यकता होती है। प्लेटो की एक और विरासत है नैतिक दर्शन, मॉरल फिलॉसफी। उन्होंने कहा, सुख वही है
जब आत्मा और कर्तव्य एक हो जाए। उनकी सोच ने यह सिखाया कि नैतिकता कोई नियम नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति है। अगर भीतर विवेक है तो बाहर न्याय होगा। आज मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन सब में प्लेटो की यह गूंज सुनाई देती है। हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर झांक कर प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, वह अनजाने में प्लेटो की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। प्लेटो के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2400 साल पहले थे। आज जब दुनिया भ्रम, उपभोक्तावाद और राजनीति के शोर में खो रही है, तब प्लेटो की आवाज फिर गूंजती है। सत्य का प्रकाश केवल भीतर से आता है। उनका गुफा का रूपक आज पहले से ज्यादा सटीक लगता है। हम सब अपने अपने डिजिटल गुफाओं में कैद हैं, जहां स्क्रीन पर दिखने वाली छवियां ही सत्य बन गई हैं। पर प्लेटो हमें याद दिलाते हैं, वास्तविकता उस प्रकाश में है जो तुम्हारे भीतर जलता है, न कि बाहर चमकता है। प्लेटो का दर्शन केवल तर्क का नहीं, बल्कि आत्मा का भी था। उनका विश्वास था कि मनुष्य एक दिव्य आत्मा है जो सत्य की खोज के लिए पृथ्वी पर आई है। उनकी यह सोच ईसाई धर्म, संत ऑगस्टीन, यहां तक कि सूफी दर्शन तक में दिखाई देती है। ईश्वर का राज्य और प्लेटो का आदर्श राज्य, दोनों का लक्ष्य एक ही है, न्याय, सत्य और करुणा। भारतीय दृष्टि में प्लेटो, अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेटो का दर्शन भारतीय उपनिषदों की तरह ही प्रतीत होता है। जहां आत्मा को अमर कहा गया है, जहां ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताया गया है, वहीं प्लेटो भी कहते हैं, ज्ञान आत्मा की मुक्ति है। प्लेटो और पूर्वी दर्शन दोनों ही यह मानते हैं कि बाहरी जगत केवल भ्रम, माया है और सच्चाई भीतर के चेतन में बसती है। इसलिए कई विद्वान कहते हैं, अगर सुकरात पश्चिम का आर्षि था तो प्लेटो उसका उपनिषद है। आज प्लेटो की कृतियां हर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उनकी अकादमी भले अब पत्थरों में तब्दील हो चुकी है, पर उसकी आत्मा हर कक्षा, हर पुस्तक, हर मन में जीवित है। जहां कोई छात्र यह प्रश्न पूछता है, सत्य क्या है, इस तरह प्लेटो ने केवल एक आइडियल स्टेट नहीं बनाया, उन्होंने आइडियल माइंडसेट दिया। एक ऐसा दृष्टिकोण जहां मानवता का हर कार्य ज्ञान, करुणा और न्याय के संतुलन से चलता है। आगे के भाग में हम इस यात्रा को एक प्रेरक समापन देंगे, प्लेटो के जीवन, उनके विचारों और हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी सीखों के साथ। हम जानेंगे कि आज इस शोर भरी दुनिया में हम प्लेटो से क्या सीख सकते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति सोचता है और उसकी सोच युगों तक गूंज बन जाती है। प्लेटो ऐसा ही मनुष्य था जिसने अपने समय की अंधेरी गुफा में प्रकाश का दीपक जलाया। वह केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक स्वप्न दृष्टा था, जिसने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां न्याय, ज्ञान और आत्मा एक ही सूत्र में बंधे हों। उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी भी समाज की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके विचारों में होती है, और किसी भी मनुष्य की असली गरिमा उसके पद में नहीं, बल्कि उसके विवेक में होती है। प्लेटो ने कहा था, मनुष्य को शिक्षा दो, क्योंकि शिक्षा आत्मा की आंखें खोलती है। आज जब हम सूचनाओं के सागर में डूबे हैं, पर समझ के रेगिस्तान में भटक रहे हैं, तो प्लेटो की यह बात पहले से कहीं अधिक सच्ची लगती है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि आदर्श और यथार्थ के बीच की दूरी को हमें निराशा से नहीं, प्रयास से भरना चाहिए, क्योंकि यदि आदर्श असंभव लगता है तो भी उसकी दिशा में चलना ही मानवता की सबसे बड़ी विजय है। प्लेटो के दर्शन का सार यही है, मनुष्य का बाहर का समाज तभी सुधरेगा जब भीतर की आत्मा सुधरेगी। जब तक हम भीतर के अंधकार को पहचान कर उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आइडियल रिपब्लिक संभव नहीं। तो आज जब हम प्लेटो की कहानी को याद करते हैं, तो यह केवल एक दार्शनिक की कथा नहीं, यह हमारे अपने भीतर की यात्रा है। एक यात्रा जहां हमें यह समझना है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर दे। अगर आप भी प्लेटो की तरह सोचने की हिम्मत रखते हैं, तो आप भी अपने जीवन के फिलॉसफर किंग बन सकते हैं, जहां निर्णय विवेक से हों, जहां कर्म कर्तव्य से हों और जहां सत्य भय से नहीं, प्रेम से बोला जाए। याद रखिए, हर आत्मा में एक आदर्श राज्य छिपा है,
बस उसे जगाने की देर है। अगर आपको यह दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली प्रेरक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, और प्लेटो के इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। श्रद्धांजलि उस आत्मा को जिसने सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा राज्य है और विचार ही उसका शासन।